हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है और आप सब ठीक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बता रहा था। मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप डीड है क्या। पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। क्या है बेटा? पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट। समझौता है, रिटन एग्रीमेंट है। चार पार्टनर बैठ गए और आपस में सहमति बना ली कि भाई इन बातों पर हम सहमत हैं। कुछ बातों पर कुछ पार्टनर सहमत नहीं होते हैं तो उन पॉइंटों को अलग हटा देते हैं। तो चारों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि कौन कौन से मुद्दों पर हम काम करेंगे, क्योंकि हम मिलकर काम कर रहे हैं। सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म है नहीं अब, तो चारों की सहमति होगी। अगर चार पार्टनर्स है तो तीन है तो तीनों पार्टनर मिलकर बैठ के काम सारा एग्रीमेंट बनाएंगे। तो सर जी, वो एग्रीमेंट में क्या लिखा जाएगा? एग्रीमेंट में लिखा क्या जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने कल बताया था, आरओसी में जाकर के रजिस्ट्रेशन कराते हैं इसका। अगर फर्म रजिस्टर्ड है, मैंने आपको ये भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन हमारा इसकी क्यों जरूरत है। बिस्लरी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सेकंड लेक्चर में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पार्टनरशिप डीड में लिखा क्या जाता है। मैंने कल बताया था नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम, पता, कौन सी बिजनेस करेगी, कौन सा बिजनेस करेगी, ये भी लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? एग्रीमेंट में लिखा जाएगा। पार्टनर्स के नाम, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। कौन सा पार्टनर्स कितनी कैपिटल लगाएगा? तीन पार्टनर्स हैं, ए ने लगाई 10 लाख, बी ने लगाई 20 लाख, सी ने लगाई 30 लाख। तो मेंशन किया जाएगा कहां पर? एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है कि हम कूलर की फैक्ट्री खोल रहे हैं, हमने 1 अप्रैल को उसका जन्म किया, 1 अप्रैल 2019 को बनाई, तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मेरे को। आरओसी में जाकर के बताऊंगा मैं रजिस्ट्रार को कि सर हम 3 व्यक्ति हैं, हम एक फर्म खोलना चाह रहे हैं, कूलर की फैक्ट्री खोली है, हम इन बातों में हमारे तीनों पार्टनर की सहमति हुई है। सर जी बताना पड़ेगा। साइन करेंगे तीनों पार्टनर्स, सीए भी अपनी मोहर लगाएगा। अगर वकील से आपने, वकील के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो भी साइन करेगा, स्टाम्प लगाएगा अपनी फर्म की, किस नाम से फर्म खोल रखी है। एसएस कोठारी एंड कंपनी, कौन पार्टनर्स हैं, पार्टनर के साइन होंगे और सील लगेगी एग्रीमेंट में। आगे चलते हैं। तो आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि आपने कब स्टार्ट किया, कि आपने कब स्टार्ट किया। सारी बातें लिखी जाती हैं। पूंजी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी ब्याज दी जाएगी, 10%, 15%। सर जी मेंशन करना पड़ेगा डीड में, वरना डिस्प्यूट हो जाएगा। हर छोटी छोटी बातों पर उस जो आगे भविष्य में डिस्प्यूट ना हो, मतभेद ना हो, हम डीड में लिख लेते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं, लिखित में साइन कर रहे हैं। ये नहीं है अगर आपने 12% लिख दिया डीड के अंदर एग्रीमेंट में और एक पार्टनर कह रहा नहीं तो मैं तो 18% हूं, मैं तो वहां का चौधरी हूं। अरे भाई यहां 14 छोड़ी चलेगी। आप एग्रीमेंट पर साइन कर रहे हो, ड्राइंग्स। सर जी पार्टनर्स ने फर्म में पैसा लगाया है, सर जी रोटी पानी के लिए तो पैसा निकालेंगे ना फर्म से। हर महीने कितना निकालेंगे, महीने नहीं निकालेंगे तो क्वार्टरली कितना निकालेंे, हाफ ईयरली कितना निकालेंगे। सर जी ये सब बातें डीड में लिख दी जाती है, भविष्य में डिस्प्यूट ना हो। अगर पार्टनर फर्म से पैसा निकालेंगे तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, कितना चार्ज करेगी ये भी लिखना है। फर्म पार्टनर से कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी ये भी मेंशन करना है। सर जी आपको एक एक बात मेंशन करनी पड़ेगी। क्यों? भविष्य में डिस्प्यूट ना हो, मतभेद ना हो, फर्म के झगड़े सड़क पर ना पहुंच जाए, कपड़े ना फाड़े जाए।
सर जी अगर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा, कोई नया पार्टनर, चौथा पार्टनर बढ़वा रहे हैं, पैसे की जरूरत पड़ गई, पैसा हम पे है नहीं तीनों पे, किसी नए पार्टनर्स को मैंने एडमिट कर लिया, तो गुडविल का मूल्यांकन होगा। गुडविल का मूल्यांकन मैंने बताया था 3 प्रकार से होता है, एवरेज प्रेफर्ड मेथड से, सुपर प्रेफर्ड मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। तीनों मेथड मैं आपको न्यूमेरिकल में कराऊंगा, अभी तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं ना बेटा। बैंक में अकाउंट खुलेगा, कहां अकाउंट खुलेगा? बैंक में। अकाउंट्स कब बंद होंगे? अकाउंटिंग पीरियड लिखना पड़ेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कुछ फर्में दिसंबर को अपनी अकाउंट क्लोज करती है कैलेंडर ईयर में, कुछ अकाउंटिंग ईयर में बंद करती हैं, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, जो 1 अप्रैल से शुरू होगा 31 मार्च को खत्म होगा। तो ये सारी सर जी, ये सारी बातें मैंने आपको कल डिस्कस की थी, मैं सिर्फ बैठ के मैंने रिवीजन किया है। ये बताया है कि कल को कोई बच्चा कहे जी मैंने तो पिछली क्लास नहीं ली थी, मुझे तो आपने डीड के बारे में बताया ही नहीं। मैंने 15 पॉइंट लिखाए थे आपको। कितने पॉइंट लिखाए थे? 15। आज मैं 16वां पॉइंट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? 16वां पॉइंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। 16वां पॉइंट बताया था सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। लिख लो बेटा, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब जानते हो? जिस उद्देश्य के लिए फर्म खोली गई थी वो उद्देश्य पूरा हो जाए। जिस उद्देश्य के लिए, उद्देश्य क्या था कि सर जी नवंबर में, 30 नवंबर में तक हम अपनी फर्म को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि फिर जाड़े लग जाएंगे। नवंबर से थोड़ा हल्की हल्की गर्मियां खत्म हो जाती हैं, कूलर की जरूरत नहीं पड़ती, बरसात आ जाती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिसॉल्व का मतलब क्या है? बंद करना पड़ेगा। जिस उद्देश्य के लिए फर्म, ऐसा हो सकता है मेरा उद्देश्य था कि मैं 1 लाख कूलर बनाऊंगा, और 1 लाख कूलर 31 अक्टूबर को बन गए, खत्म, फर्म बंद। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या था? 1 लाख कूलर बनाने का। मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, फर्म को बंद कर दो। तो वही लिखा है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। आगे बताया था मैंने आपको, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के झगड़े हो जाए आपस में, उन झगड़ों का कैसे निपटाया जाएगा? सर जी एक एक बात लिखी जाती है। कहां लिखी जाती है? एग्रीमेंट में लिखी जाती है। एग्रीमेंट का मतलब बताया था टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं। कहां पर? पार्टनरशिप डीड में। सभी पार्टनर्स इन मुद्दों पर सहमत हुए। मुद्दे मैंने आपको लिखा दिए, 17 पॉइंट लिखा दिए। एग्जाम में कोई आपसे 12th क्लास के पेपर में आपसे सर जी सिर्फ 2 या 3 पॉइंट पूछेगा, मैक्सिमम 2 पॉइंट। वो कहेगा कि पार्टनरशिप डीड में कोई आने वाली 2 बातें लिखाओ। चलिए मैं अब आगे चलता हूं। एक बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। कल 2 पॉइंट बता लीजिए। अब मैं आपको बहुत इंपोर्टेंट, जो एग्जाम में पूछी जाती है, जो एग्जाम में पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, बात समझ आ गई? अगर डीड बनाई है फिर तो जो डीड देख लो और वैसे वैसे काम कर लो। अब बात क्या है? पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, आपने अपनी फर्म को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया। कहां पर? आरओसी में। तो कौन कौन से नियम लागू होंगे? इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल टू दी पार्टनरशिप फर्म? सर जी अगर आपने पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं बनाया है, तो कौन कौन से नियम लागू होंगे? रूल्स पूछ रहा है वो आपसे। आपसे कहेगा 3 रूल लिख दो। कितने नंबर में? सर जी कितने नंबर में आएंगे? सर जी 3 नंबर में आएंगे। अच्छा, अब बच्चा को रूल याद होंगे तो लिख दोगे। पहला रूल, फर्स्ट रूल, जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? सर जी प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वो इक्वल होगा पार्टनर्स के बीच में। पहला पॉइंट लिखाया, प्रोविजन इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है
तो कौन कौन से रूल्स लागू होंगे? तो मैंने लिखाया व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, या ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, इस तरह से पूछ सकता है ऑन ए सर्टेन पॉइंट, कुछ पॉइंट बताइए जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो आप कैसे लिखोगे? आंसर क्या होगा आपका? द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताया था मैंने, लागू होता है, विल बी एप्लीकेबल। तो नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पहला पॉइंट क्या होगा आपका? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो कौन कौन से नियम लागू होंगे? किसी भी पार्टनर, नो कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? लाभ कैसे बढ़ेगा? लाभ बढ़ेगा इक्वली। कैसे बढ़ेगा बेटा? लाभ, प्रॉफिट इक्वली कैसे बढ़ेंगे? इक्वली बढ़ेंगे प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 1 लाख रुपए का कमाया, हम 3 पार्टनर्स में, तो 33 50,000 का कमाया, 25 बांट लेंगे। तब जब डीड नहीं बनाई है तो पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? इक्वली बढ़ेगा। आगे नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज फर्म कितना देगी? पार्टनर्स को कोई ब्याज नहीं देगी। क्यों? क्योंकि डीडी नहीं बनाई आपने, एग्रीमेंट नहीं बनाया, तो आपको कोई ब्याज फर्म नहीं देगी। तो मैंने आंसर दिखा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स। किसी भी पार्टनर्स को कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर्स को कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। फर्म उस पार्टनर से कोई ब्याज चार्ज नहीं करेगी, फर्म उस पार्टनर से कोई भी ब्याज चार्ज नहीं करेगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगला पॉइंट है सैलरी कमीशन, पूरा लिख दूं, सैलरी कमीशन टू ए पार्टनर। मतलब कहने का मतलब है नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी और कमीशन। मतलब अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो किसी भी पार्टनर्स को ना तो सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कि आपने पार्टनर डीडी नहीं बनाई, आपने पार्टनर से डीडी नहीं बनाई। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर्स ने, यदि किसी पार्टनर्स ने कैपिटल के अलावा फर्म को कोई और पैसा दिया है, अगर किसी पार्टनर्स ने, भाई कैपिटल लगाना तो पार्टनर्स का काम ही है, बगैर कैपिटल के बिजनेस नहीं खुल जाएगा। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों ने पैसा लगाया, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, अब पैसे की जरूरत पड़ रही है तो कोई पार्टनर से हम लोन ले लेते हैं। अगर किसी पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है, लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म, अगर किसी पार्टनर्स ने कोई लोन दिया है, किसे दिया है? फर्म को। कौन दे रहा है? पार्टनर। तो उस पार्टनर्स को फर्म क्या देगी? ब्याज देगी। किसे देगी? लोन देने वाले पार्टनर को। कितना ब्याज देगी? 6%। कितना ब्याज देगी बेटा? 6%। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी पेड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी पेड एट द रेट 6% पर एनम, वेदर फर्म इज इन प्रॉफिट और लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है बेटा, पहले आप जो है ये सारे पॉइंट उतार लीजिए और मैं आपको बार बार फिर बात करा रहा हूं, मैं हट जाता हूं, बोर्ड पे से हट जा रहा हूं और आप लोग उतार लीजिए, आप उतार लीजिए फटाफट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नंबर 4 सैलरी कमीशन टू ए पार्टनर्स और नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। मैंने आपको टाइम दे दिया, समझा भी दिया, आराम से उतार लो,
कोई जल्दी नहीं है मेरे को, एक एक चीज उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में अगर आता है, अगर पार्टिसिपेट साइलेंट है, तो एग्जाम में एक तो ये पॉइंट लिखना है, जरूर लिखना है, और एक आपको ये वाला पॉइंट जरूर लिखना है, 100% लिखना है। ये दोनों पॉइंट आपको 100% लिखने हैं। मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखने हैं, अभी आप उतार लो। ये 2 पॉइंट एग्जाम में 2 ही पॉइंट पूछेगा, मतलब याद सारे करने हैं आपको, पूछेगा एग्जाम में 2। चलिए, हाँ जी, 6 पॉइंट देखिए बेटा आप। अब आप 6 पॉइंट देखिए, एडमिशन, मैंने आपको 5 पॉइंट समझा दिए, अब 6 पॉइंट देखिए कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो सकता है 3 पार्टनर्स हैं, एक चौथा पार्टनर फर्म में आना चाहता है। 3 पार्टनर हम काम कर रहे हैं, चौथा पार्टनर फर्म में आना चाहता है। तो मैंने आपको लिखाया था विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब तक सभी पार्टनर्स की सहमति नहीं मिलेगी, मतलब तीनों पार्टनर्स चौथे पार्टनर्स को लाना चाहते हो, तो मैंने क्या लिखा है, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड, नए पार्टनर्स को एडमिट नहीं किया जा सकता। सर जी, तीनों पार्टनर्स की सहमति बनानी पड़ेगी। 3 में से एक पार्टनर बिगड़ जाता है कि नहीं नहीं मैं नहीं रखूंगा डी को, ये सही आदमी नहीं है, झगड़े करेगा फर्म में, तो मैंने आपको लिखाया था विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब वर्तमान में जो पार्टनर मौजूद हैं वो, उनकी आपको सहमति लेनी पड़ेगी, तभी एक चौथा पार्टनर्स डी फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है। अगला है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की कार्रवाई में, बिजनेस की कार्रवाई में, कंडक्ट मतलब जो कार्रवाई, जो काम होगा, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस, जो काम, जिसका बिजनेस हम चला रहे हैं, उसकी कार्रवाई में ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट, भाग ले सकते हैं। भाग मतलब मिलकर काम कर सकते हैं। ये नहीं है 3 पार्टनर्स हैं, एक आदमी लगा पड़ा, 200 कह दी तुम अपने घर बैठो आराम से, मैं अपना कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने कहा ईच पार्टनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट देखिए, 8th पॉइंट देखिए, ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड कैन टेक ए कॉपी ऑफ द सेम। मतलब कहने का मतलब यह हुआ, कोई भी फर्म का कोई भी पार्टनर्स, फर्म का कोई भी पार्टनर्स फर्म की पुस्तकों को इंस्पेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है? जब मर्जी, रात के 12 बजे, मेरी बीवी स्लीपिंग पार्टनर से पैसा लगा रखा है, मेरी बीवी ने, मेरी वाइफ ने मेरी फर्म में पैसा लगा रखा है, तो मेरी बीवी से डिस्प्यूट हो गए, हुए नहीं है, हो गए, मान लो आप थोड़ी देर के लिए, तो मेरी मिसेस जब मर्जी फर्म का ताला खोल करके फर्म की पुस्तकें, बुक्स ऑफ अकाउंट, सर जी बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, ये तो नया वर्ड बता दिया। बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस सब कुछ देख सकती है, और उसका मन कर रहा है कि मैं सब कुछ नहीं चेक कर पाऊंगी, फोटोकॉपी की मशीन लगी है, फोटोकॉपी ले सकती है। क्या ले सकती है? फोटोकॉपी ले सकती है। आराम से बैठ के घर बैठ कर चेक करूंगी कि राजीजन कहीं घोटाला तो नहीं कर रहा, मुझे पैसा लगवा दिया मेरा, कहीं मजे तो नहीं काट रहे जैन साहब, छुप के पैसा लगा रखा बीवी ने। जब मर्जी आकर के इंस्पेक्शन कर सकती है और फोटोकॉपी ले सकती है। अगला देखिए, ए माइनर पार्टनर्स, एक माइनर पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी,
फर्म का नाम रख दिया एबीसी एंड कंपनी। ये फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है। मेरा बच्चा बोला अनंत जैन कि पापा मुझे भी अपना पार्टनर बना लो। हाँ जी, बन सकता है पार्टनर, लेकिन उसके लिए मैं ही तो पापा हूं अपने बच्चे का, तो मुझे इनसे, मेरा नाम ए है तो बी और सी से भी सहमति लेनी होगी। पापा तो कहेगा आजा बेटा काम कर ले, क्योंकि बच्चा नाबालिग है, 18 साल से उम्र कम है, 9th क्लास में, लेकिन वो पैसा लगाना चाहता है फर्म के अंदर, तो वो पार्टनर बन सकता है। पार्टनर किसका बनेगा? केवल प्रॉफिट का। अगर फर्म में हानि हो गई तो वो अंगूठा दिखा देगा, करना ना, उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, हानियों के लिए जिम्मेदार नहीं है, लाभ के लिए जिम्मेदार है। लाभ पाने का अधिकारी है, हानि का अधिकारी नहीं है। समझ में आ रही है? तो बेटा मैंने आपको ये सब बातें बताई, मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है, क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल इसके इन्हीं 8 पॉइंट के ऊपर। बाकी ये 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी के पॉइंट तो बस आप किताबें ढूंढोगे तो मिलेंगे भी नहीं, सिर्फ राइजन के माइंड में चलते रहते हैं, अनसेंट क्वेश्चन चलते रहते हैं, पता नहीं कहाँ की बातें आती रहती हैं। लेकिन जो बातें आती हैं तो मैं लिखा भी देता हूँ कि बेटा राइजन से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है बहुत एक्स्ट्रा पढ़ोगे। मैं 12वीं के अलावा आगे आपको, सर जी 12वीं क्या करके क्या गांधीनगर जाओगे, पानी पिलाओगे 50 पैसे गिलास? सर जी मुझे आपको सीए बनाना है, मेरा ऑब्जेक्ट आपको सीए बनाना है। सीए के बाद एमबीए करना, आईएएस की तैयारी करना, पीसीएस की तैयारी करना। सर जी बथेरी पढ़ाई है कॉमर्स के बच्चों के लिए, जरूरी थोड़ी ना है हर बच्चा आईआईटीएन बनेगा। हैं, एक सीए की 1 करोड़ रुपए की पैकेज है। सर जी एक सीए आज के टाइम में, बॉटली बॉय, फर्गूसन, बिग 10 फर्में जो एक दिन में 1 करोड़ रुपए कमाती है। सर क्या आईआईटीएन कमाएगा? सीए को क्या करना है, एक मोहर लगानी है, स्टाम्प लगानी है, सर जी उसके पैसे लेते हैं। मैं तो बहुत बड़ा आदि बनाना चाहता हूं आपको, लेकिन उस बड़ा आदि बनने के लिए बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि जी मैं पढ़ूं नहीं और बस आराम से मजे काटूं और सीए बन जाऊं। सर जी सीए बनने के लिए हालत खराब हो जाती है, पसीना यहाँ से शुरू होता है नीचे तक बहना शुरू कर देता है, पैर तक आ जाता है, तल्ले तक। जब सीए होती है 4 ग्रुप हैं, फिर तो हर गली में अगर सीए इतनी इजी होती तो फिर हर एक साइकिल में सीए घूम रहे होते। सीए के लिए बेटा पढ़ना पड़ता है, मेरा कहना डरने की जरूरत नहीं है, सीए को इतना हुआ नहीं है। तो चलिए, जब तो मैं आपको एक्स्ट्रा, मैं शुरू में दोबारा फिर रिवाज कराता हूं कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो प्रॉफिट का जो बंटवारा होगा वो बेटा कैसे होगा? सर जी वो इक्वल होगा। प्रॉफिट का बंटवारा बेटा कैसे होगा? इक्वल होगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर्स को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नो सैलरी एंड कमीशन। अगर पार्टनर्स ने पूंजी के अलावा कोई और पैसा लगाया है, और पैसा मतलब फर्म को लोन दे दिया, तो उस पार्टनर्स को कितने % ब्याज दी जाएगी? 6%। कितने % ब्याज दी जाएगी बेटा? 6%। तो 5 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए थे, 6, 7, 8, 9 आपने उतार लिए। मुझे पूरी उम्मीद है आपने एक पॉइंट उतार लिया हुआ। अब मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि राजीवन सर न्यूमेरिकल कब स्टार्ट करेंगे। बेटा थ्योरी भी आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में थ्योरी भी आएगी, जो मैंने लिखा दी वो वहीं से आएगी, एक नंबर का भी बाहर नहीं आएगा। अगर फंडामेंटल और पार्टनरशिप में से जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है उससे बाहर क्वेश्चन आ जाए, मेरा गला काट करके लटका देना, नजरोटा बना देना अपने घर के सामने, नोट कर लेना। चलिए अब मैं मिटाना जा रहा हूं, आपने उतार लिया, सब कुछ उतार लिया। चलिए अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूं। देखिए चलिए बच्चों, बहुत हो गया।
चलिए पानी फानी पी लो, रेस्ट कर लो, आंखें में थोड़ा चश्मा वश्मा हटा करके ठीक कर लो अपनी, पानी फानी पी लो, मैं भी पानी पी लूँ। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी न्यूमेरिकल कब स्टार्ट करेंगे, जब ये मजा आएगा तब मजे का आनंद लीजिएगा। चलिए मैं भी उम्मीद कर रहा हूं आपने भी पानी पी लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा आपने जो मैंने 11वीं में पढ़ाया था ना, 11वीं में मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूं। एक एक बैच में 100 बच्चे होते हैं, 100 बच्चे हो जाते हैं, 125 बच्चे हो जाते हैं एक एक बैच में, पूरा हॉल बना हुआ है। तो जो बच्चे बाहर के स्टेट के हैं वो बेचारे यहाँ नहीं आ सकते हैं, कोई जम्मू एंड कश्मीर से बच्चा है, अब वो वहाँ का भी मजलिस था कि जम्मू एंड कश्मीर का बच्चा मेरे पास पढ़ने थोड़ी आएगा, एक्सपर्ट बनाइए के पास, वो तो हवाई जहाज से भी नहीं आएगा, कब आएगा कब जाएगा उसका टाइम सारा निकल जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटा जी मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? सिंगल ओनर, पूरा अकाउंट 11th का, पूरा अकाउंट 11th का, वही 11th में वहीं छोड़ दो। सर अब काम नहीं आएगा? हाँ जी सब काम आएगा। अरे पहले एक व्यक्ति था, अब 2 ही तो हो गए। पहले एक व्यक्ति था, एंट्री काय की पड़ रही थी, माल को खरीदने की और बेचने की, अब 2 हो गए, अब 2 हो गए, तब भी एंट्री खरीदने और बेचने की बनेंगी, एंट्री तब भी बनेगी बेटा। अब ये दिमाग में आ रहा हो कि सर 12th में कुछ और आ जाएगा, है जनरल एंट्री के रूल बदल जाएंगे। अबे एंट्री के रूल तो बेटा वही रहेंगे जो 11th के थे सर जी, बस अकाउंटिंग 5 या 4% बदल जाता है, बाकी का सारा चीज वही है, वही रूल है, सब कुछ वही है। सर जी हम 11वीं में आपने हमें वो सिखाई थी कैश बुक, क्या अब भी पार्टनरशिप फंड में कैश बुक बनेगी? हाँ जी बनेगी। कैश बुक नहीं बनेगी सर जी? जो वैसे बनती है वैसी बनेगी, बिल्कुल वैसी बनेगी। खरीदने बेचने की एंट्री बिल्कुल वैसी बनेगी जो 11वीं में बनाई थी। 12वीं में कुछ नया नहीं आ जाएगा, वहां कुछ और एंट्री नहीं बन जाएंगी बेटा, वही एंट्री बनेंगी। सर जी कितना कुछ तो फर्क आएगा? हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? एक बार बताओ, फिर तो सारी 11वीं के अकाउंट डाल दो, वही ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट चलने दो पूरी जिंदगी। सब थोड़ा चेंज होगा, जो क्या चेंज होगा वो बेटा मैं सब बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, सारे पत्ते आज ही खुलेंगे। अब हो गई थ्योरी बहुत, इस चैप्टर की थ्योरी हुई है केवल फंडामेंटल की, फिर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग कराऊंगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स की अलग कराऊंगा, रिटायरमेंट और डेथ की अलग कराऊंगा, डिजुएशन की अलग कराऊंगा, जब जब चैप्टर आएंगे। चलिए मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं। बेटा जैसे जनरल एंट्री बनती थी वही रूल लगेंगे। जनरल से क्या बनता था? जनरल एंट्री से हम क्या बनाते थे? लेजर। जनरल एंट्री से बेटा क्या बनाते थे हम? लेजर। लेजर से क्या बनता था? ट्रायल बैलेंस। जनरल से लेजर और लेजर से क्या बनता था? ट्रायल बैलेंस। जो लेजर के बैलेंस आते थे, सर जी हम तो भूल गए, अरे 15 दिन में भूल गए, अरे 20 दिन नहीं हुए होंगे छोड़े हुए। हाँ अच्छा सर थोड़ा आप रिवाज करा देना सर, भूल जाते हैं हम, बच्चे ही तो हैं सर, नन्हे से बच्चे हैं, भूल जाते हैं, आप रिवाज करा देना। अरे सब कराएंगे, आज ही होगा रिवाज, टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब ट्रायल बैलेंस से क्या बनाते थे? ये तो अभी आपने बनाया है सर जी, ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता था सर जी, ये P&L अकाउंट बनता था सर जी, ये बैलेंस शीट बनती थी या नहीं बनती थी? ये तो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये अलग बुक्स होती हैं, ये सब्सिडी बुक्स होती हैं। ये मैंने आपको 11वीं में सिखाई थी सर जी, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सहायक भैया हैं,
हमने सब, अब तो सर जी सब कंप्यूटर जमाना है, बस ट्रायल बैलेंस में सर जी टैली है, टैली में एंट्री डालो, सारी एंट्री अपने आप ले लेता है। अब तो हमने तो भाई साहब बस पूछो मत कितना काम किया है सर जी, हैं। अब आप कहोगे गुरु जी छोड़ रहे, फेंक रहे। हाँ, मैं बच्चे से कहता हूँ बेटा मैंने 6ठी क्लास से अकाउंट पढ़ी है, तो बच्चे दिल्ली के मानते ही नहीं। हाँ जी कैसी बात कर रहे हो सर जी, हमें तो आप 11वीं से मिली है, आपने 6ठी से कैसे पढ़ रखी है। सर जी मैंने श्री गणेश इंटर कॉलेज से पढ़ रखी है, कासगंज में, वहां पर 6ठी से मिल जाती है शायद, दिल्ली में मिलती है 9th क्लास, सॉरी 10th करने के बाद वहाँ हमको मिलती है 6ठी से। वहाँ कहते हैं 6ठी से आप ले लो, कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो, आर्ट ले लो, 6th क्लास से। तो बेटा मैंने 6ठी से पढ़ी है, मार्क्स भी पेश कर दूंगा तेरे को 6ठी की, पता कर ले। श्री गणेश इंटर कॉलेज में 6ठी से अकाउंट्स कॉमर्स मिल जाती है, 6ठी से साइंस मिल जाती है। तो आपको समझ में आया, 11वीं की सारी बातें बताई मैंने आपको कि सिंगल ओनरशिप में हम क्या करते थे, ये होता था। सर जी अब भी वही बनेगा, हाँ जी अब भी वही बनेगा। कैश बुक बनेगी, हाँ। क्या कैश बुक चेंज हो जाएगी क्या? अरे पहले आदमी एक छाप 2 हो गए, अब फर्म बन गई, सब कुछ वही हो रहा है, नहीं होगा। कैश में जो पैसा आया डेबिट में, जो गया वो क्रेडिट में, अब भी वही होगा। सर जी कुछ भी चेंज नहीं होगा, नहीं बेटा कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही अकाउंट बनेंगे, बिल्कुल वैसे ही। सर जी कुछ तो फर्क होगा, हाँ हाँ फर्क है बेटा, थोड़ा पेशेंस रख, शुरू कर रहे हैं, चलिए। तो बेटा अब मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, क्योंकि सभी बच्चों मेरे से नहीं पढ़े, अब तो ऑल ओवर वर्ल्ड का बच्चा जुड़ेगा, अब तो पूरे संसार का बच्चा जुड़ेगा राइजन से पढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, नेट पर क्लास चल रही है, तो उनको भी थोड़ा मैं रिवीजन करा दूं। तो बेटा जनरल एंट्री आपको पूरे हिंदुस्तान में सेम है। सैलरी पेड टू रामलाल, रामलाल को सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर सिंगल ओनरशिप फर्म में रामलाल को अकाउंटेंट के रूप में रखा है, तो रामलाल को सैलरी दे रहे हैं, तो एंट्री क्या बनेगा, सिंगल ओनरशिप, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अभी पार्टनरशिप में क्या होगा, वो एंट्री होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। किराया दिया, सिंगल ओनरशिप में क्या होता था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब पार्टनरशिप में क्या कुछ चेंज हो जाएगा, नहीं सर जी कुछ चेंज नहीं होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ही एंट्री बनेगी, सब कुछ वही बनेगा। फिर सर कुछ हाँ जी 4 या 5% चेंजिंग आएगी, सर मैं वही बताने जा रहा हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। बेटा जी आपने एक ट्रायल बैलेंस सिखाया था मैंने आपको, 11वीं में आता है, 11वीं में आता है बेटा। ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने बताया था कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडों का योग क्या आता है, बराबर आता है। क्या आता है बेटा, ट्रायल बैलेंस के दोनों साइडों का योग बराबर आता है। अगर डिफरेंस आ रहा है, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, इनकम टैक्स में सेल टैक्स में अकाउंट जमा करने, बैंक में देने, अब अकाउंट नहीं मिल पा रहे, तो सस्पेंस अकाउंट मिला करके ट्रायल बैलेंस बना दो। अगर डिफरेंस डेबिट में आ रहा है सस्पेंस अकाउंट, तो बैलेंस शीट असेसमेंट आकर के फंड अकाउंट क्लोज कर दो, बाद में देख लेंगे, सीए अपने आप ठीक कर लेगा। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो लाइब्रेरी में लिख देंगे बैलेंस शीट के। चलिए मैं आगे चलता हूँ। हमने ट्रायल बैलेंस से क्या बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। इससे बनेगा 31 मार्च 31/3/2020 ट्रायल बैलेंस बनाया। सर जी ट्रायल बैलेंस से क्या बनेगा, सर जी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट बनेगा। सर थोड़ा याद दिला दो, हाँ हाँ बिल्कुल याद दिला रहे, लो बेटा याद कर लो। बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ी अकाउंट, हम तो आपको A4 एप्पल से सिखाएंगे ना। हम तो ये मांग के चल रहे हैं कि जी बच्चा साइंस साइड का बच्चा अब कॉमर्स में आ गया, हम तो उससे पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, सीख लो, सब कुछ सीखो। देखिए अब हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और P&L अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बहुत आराम से करेंगे बेटा। फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2020। चलिए, बच्चे समझ में आ रहा है? आएगा? बोलते बोलते गला सूख जाता है। आप भी पानी वगैरह लेके बैठा करो बच्चों, बोतल लेके बैठा करो। मम्मी को परेशान बिल्कुल मत करना। मम्मी है आपकी, बार बार बोल रहे हो मम्मी मुझे पानी पिलाओ। मम्मी को पानी पिलाएगी भाई? पढ़ रहे हो तो कोई उन पर एहसान थोड़ी कर रहे हो। मम्मी पानी क्यों पिलाएगी? अपने आप लो और पियो। मम्मी को परेशान मत करो, पापा को परेशान मत करो, भाई बहन को परेशान मत करो। किसी पढ़ करके किसी के ऊपर आप एहसान नहीं कर रहे हो। किसी को दुखी मत करो। माँ का तो बस आशीर्वाद लो, बस रोज माँ बाप के रोज सुबह उठ के चरण छुओ, बस। किसी का आशीर्वाद मत लो। ज्यादा लेना है तो अपने गुरु का, जिसको मानते हो दिल से, बस आगे हाथ जोड़ लो अपने गुरुजी के आगे, माफी मांग लो, कुछ गलती हो गई है गुरुजी माफ कर देना। बस किसी की जरूरत नहीं है, अपना सर किसी के आगे झुकाने की जरूरत नहीं है। एक अपना गुरु के आगे और एक अपने माँ बाप, किसी जरूरत ही नहीं। मैं तो कभी नहीं बोलता जरूरत क्या है। कोई हमें रोटी दे रहा है? केवल अपने माँ बाप के, अपनी बड़ी बहन के छू लो, ताऊ जी के छू लो। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा क्या आएगा? मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में माल को लाने से लेकर के बनाने तक, माल को लाने से लेकर के बनाने तक जितने भी खर्चे होते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएंगे। फैक्ट्री से संबंधित खर्चे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित खर्चे आएंगे, सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। तो सबसे पहले यहां पे बेटा क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते बेटा? ओपनिंग स्टॉक। फिर क्या लिखेंगे? परचेज। अगर रिटर्न आउटवार्ड है, परचेज रिटर्न है तो लेस कर देंगे। बाई सेल्स, बाई सेल्स अगर सेल्स रिटर्न है वो लेस कर देंगे, रिटर्न इनवार्ड भी बोलते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक आता है। और क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। मैं बस आपको रिवीजन करवा रहा हूं हल्का सा। उसके बाद ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे और फैक्ट्री से संबंधित खर्चे आएंगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑक्टोरी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज इनवार्ड, कैरेज, वेजेज, मजदूरी दी, माल कहां बनेगा? फैक्ट्री में, सर वो आएंगे। क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन मैंने आपको बताया था, सबको बताया था। मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर। अगर आपको कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है और मार्केट प्राइस भी दे रखी है, उन दोनों में से जो कम हो वो लिख लेते हैं बस। उसके बाद क्या आ जाता था आपका? सर जी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। सर जी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते थे? पी एंड एल अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते थे? पी एंड एल अकाउंट में आते थे। सी डी, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। सर जी ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा, ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट। तो वाई ग्रॉस प्रॉफिट बी डी, बी डी मतलब ब्रोड डाउन, ये आ गया। मतलब ये अब शुरू हो गया पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। इसके बाद क्या बनेगा? पी एंड एल अकाउंट बनेगा। सर जी डेबिट में क्या आएंगे? सारे खर्चे आएंगे। और क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? इनकम आएगी। दिस साइड डेबिट और दिस साइड क्रेडिट, दिस साइड क्रेडिट। सभी खर्चे और हानियों को डेबिट में लिखेंगे, इनकम को क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। सर जी क्या क्या आएगा? सर जी टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और क्या आएगा? सर जी ऑफिस से संबंधित खर्चे आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस या शोरूम एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिन से संबंधित, सेलिंग से संबंधित खर्चे आएंगे,
माल बेचोगे, पैकिंग, माल हल्दीराम की आपने मिठाई का डब्बा लेके आए, मिठाई का डब्बा 400 रुपये का, 100 रुपये की पैकिंग होती है, देख कर तबीयत खुश हो जाती है, तो पैकिंग चार्ज वो लगा लेता है मिठाई में। सर सारा काम तो पैकिंग का ही है। वो भी यहां आएंगे, वो भी यहां आएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस। सर जी इससे क्या निकल के आएगा? सर जी नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। ये सिखाया था मैंने आपको। सर जी मैंने आपको ये सिखाया था। और उसके बाद क्या बनेगी? बैलेंस शीट बनेगी। इसके बाद क्या बनेगी बेटा? बैलेंस शीट बनेगी। क्रेडिट में से अगर कोई इनकम है वो यहां लिखी जाएगी। यहां अगर कोई कमीशन वगैरह मिला, भाई कमीशन मिला, ब्रोकरेज मिली, दलाली मिली, डिविडेंड मिला, लाभांश मिला, डिस्काउंट मिली, वो सब यहां आ जाएंगे। वो सब इनकम यहां आ जाएगी। डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव, वो सब मैंने आपको ये सब 11वीं में बहुत अच्छे से कराया है। चलिए अब ये प्रॉफिट आया। सिंगल ओनरशिप में क्या होता था? ये प्रॉफिट बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड हो जाता था, क्योंकि वहां का मालिक सिर्फ कौन था? एक व्यक्ति था, सिर्फ उसे मिल जाता था। सर अब क्या होगा? सर जी अब क्या होगा? अरे भाई कुछ नहीं होगा, बस एक अकाउंट और बनेगा पार्टनरशिप में। मैंने आपसे कहा था 3 या 4% का ट्रीटमेंट चेंज होता है, बाकी ये सब कुछ वही होगा। सर जी आउटस्टैंडिंग की एंट्री आएंगी, प्रीपेड की एंट्री आएंगी, डेबिशन की एंट्री आएंगी, लॉस बाई फायर की एंट्री आएगी, आग लग गई, हानि हो गई, माल जल गया, लॉस बाई थेफ्ट, चोरी हो गई, आएगी, सारी एंट्री आएंगी सर, सारी एडजस्टमेंट आएंगी। बैचेस की एंट्री आएगी, यहां आएगी, बैचेस की एंट्री यहां आएगी, हिरास यहां आएगी। कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे हिरास लगाएगा 20%, 1 लाख रुपये कंप्यूटर है, 20,000 रुपये की हिरास आ गई। सर जी सारी एंट्री आएंगी, डेबिट में आएंगी। कब? सिंगल ओनरशिप। और सर जी पार्टनरशिप में जब भी आएंगी, पार्टनरशिप में भी बनेगा, वैसे ही बनेगा। अरे बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे सिंगल ओनरशिप में बनता था, जिसका मालिक एक व्यक्ति होता था। पार्टनरशिप में भी बनेगा। सर जी पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा? हाँ जी बनेगा। सर जी पार्टनरशिप में पीएल अकाउंट बनेगा? सर जी पार्टनरशिप बेस भी बनेगी, सब कुछ वैसी बनेगी, सब कुछ। सर फिर क्या एक्स्ट्रा क्या बनेगा? जब सब कुछ वही बनेगा तो आप फीस किसकी ले रहे हो सर? हमने दे तो दी 11वीं को मैं फीस, फिर जब सब कुछ वही होगा तो फिर कल्चर नहीं आए? अरे बेटा कल्चर क्यों नहीं है? अब तो वही समझाना है। अब क्या होगा? 4% अकाउंटिंग क्या चेंज होगी? वो 4% के लिए तो पूरी साल लगेगी तेरे को। देख 4-5% की कहानी देख, सुन, शुरू हो गई, चल। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा? सर जी अब प्रॉफिट 2 व्यक्ति हैं, 3 हैं, इस प्रॉफिट को 3 पार्टनर बांटेंगे। सिंगल ओनरशिप में केवल एक पार्टनर बनता, सारा प्रॉफिट उठाकर अपने घर ले गया। लेकिन अब क्या होगा? अब 3 पार्टनर बने होंगे, तो 3 पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बटेगा। 3 पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट बटेगा मेरे भाई। सर जी अब क्या होगा? अब एक अकाउंट बनेगा नया। सर जी कौन सा? जिसका नाम होगा चलिए बेटा थोड़ा कोऑपरेट करिए, क्योंकि मुझे ये सब चीज चाहिए। जिसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर जी कैसे बनेगा? ये जो प्रॉफिट आया ना, ये प्रॉफिट यहां आएगा। ये प्रॉफिट कहां आएगा? यहां। दिस प्रॉफिट, क्योंकि ये पार्टनर्स के पीछे बढ़ेगा, इसको बोलते हैं हम P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट ही बोलते हैं।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेरे शब्दों में, इसको मेरे शब्दों में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी बोलते हैं, क्योंकि इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सर जी किसके बीच में हो रहा है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में हो रहा है? पार्टनर्स के बीच में। कौन बांटेंगे? पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स? 3। अगर 3 पार्टनर 3 पार्टनर बांटेंगे, 4 है 4 बांटेंगे, 5 है 5 बांटेंगे, और 2 है तो 2 बांटेंगे। तो उसके लिए मेरे को एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसका नाम क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ध्यान सुनिए बाप। तो ये प्रॉफिट यहां आएगा। सपोज किया मेरे पास 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां आएगा, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट यहां आएगा। कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा है। नेट प्रॉफिट कहां से आ रहा है? 1 लाख रुपए प्रॉफिट यहां आ गया, यहां आ गया। कौन बांटेंगे? पार्टनर्स। कौन बांटेंगे इसको? पार्टनर्स बांटेंगे इस प्रॉफिट को। अब मुझे जरूरत पड़ेगी काय की? एग्रीमेंट की। काय जरूरत पड़ेगी? मुझको अब एग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने एग्रीमेंट बना रखा है तो एग्रीमेंट लाओ, दिखाओ। सर जी एक बात बताओ, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे बोल दिया ये प्रॉफिट 1 लाख रुपए आया ये वाला, और आपने यहां ट्रांसफर कर दिया। अब आपने उसको, वो आपको चेक कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ये प्रॉफिट आया, उसमें डेप्रिसिएशन की एंट्री लगाना भूल गए, स्टाफ को सैलरी नहीं दी और एक प्रॉफिट निकाल लिया। वो सिर्फ आपको पागल बना रहा है। अबे क्या नेट प्रॉफिट स्टाफ को सैलरी दिए बगैर निकल के आ जाएगा? अगर नहीं लेस किया है तो लेस कर दो। तो सर जी क्या यहां कर दें? हाँ। सर जब तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, वो आपको चेक कर रहा है। क्या आप राजी जैन से अकाउंट पढ़े हो? ऐसे ही रट्टे लगा दिए कि मास्टर ने एक फॉर्मेट बना दिया। आप जाओगे किताबें देखोगे, मैं किताबों में मास्टर जी क्या करते हैं, एक फॉर्मेट बता देते हैं। क्या बता देते हैं? कि बेटा कि हाँ, क्योंकि बच्चे को तो थोड़ा रटने की आदत है ना। अगर बेटा अकाउंट तू रट के पड़ेगा ना, फिर नहीं होने का पास, किसी नंबर नहीं आने के। किसी ऑफिस में, सीए के ऑफिस में पानी पिलाएगा, सीए की बात तो छोड़ दे, अगर रट्टी लगाकर पास पड़ेगा तो। अगर किसी ऐसे मास्टर से 99% मास्टर 99% मास्टर क्या करते हैं? रट्टे लगवाते थे। ये चीज यहां आएगी, ये चीज वहां आएगी, पूरी जिंदगी जहां और वहां में लग जाती है। अकाउंट समझ में नहीं आता। मैं आपको एक छोटा 2 मिनट लूंगा, मैं 2 मिनट लूंगा भाई आपके। बिल्कुल आप बीती बता रहा हूं। मैं जयपुर गया था। जयपुर मेरी साली, बड़ी साली, वहां पर हमारी जैनियों की मूर्तियां निकली थी भगवान की, पानी के कुएं में के नीचे निकली थी। तो सब लाखों आदमी दर्शन करने जा रहे थे। तो मेरी साली बोली चलो राजीव जी चलो दर्शन करके आते हैं। मैंने चलो, मैंने गाड़ी निकाली, मैं अपनी 2 साली और ली, हम सब चल दिए। ड्राइवर में शरीफ आदमी, साली कह रही है बात तो माननी पड़ेगी। अब सर अब विश्वास करना, मेरी साली बोली कि राजीव आज मेरा यहाँ एक जानने वाला है, पंडित है, बहुत बढ़िया पंडित जयपुर में, चलो मैं आज तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। मैं तो वैसे भी पंडितों में बहुत विश्वास करता हूँ, गरीब आदमी हूं मैं, बिल्कुल मैं तो बहुत विश्वास करता हूँ। तो मेरी साली बोली चलो तुम्हारा हाथ दिखाती हूँ। तो थोड़ा मैंने चलो, सब 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई एक्स्ट्रा, पंडित जी घर पहुँच गए। अब पंडित जी जाने वाले थे हमारी मिसाली के, दिल्ली में भी आते रहते हैं उनके यहाँ। तो अब पंडित जी के पास उनका जो लड़का था ना, तो उनने मेरे बारे में बताया मेरी साली ने। वो अपना लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था, पंडित जी बैठे हुए थे, उनका लड़का ही बैठा हुआ था। लड़का M.Com
बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। तो मेरी साली ने के बोले कि ये हमारे जो ये हैं हमारी बहनों ही हैं, और जो है ये इनका बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर है, एक्सपर्ट कोचिंग सेंटर के नाम से, और ये अकाउंट पढ़ाते हैं। अब जी सर जी जब उन्होंने अकाउंट का नाम लिया ना, तो पंडित जी का लड़का था, ये वो तो कांपने लगा। मैंने पंडित जी ये लड़का तो बिल्कुल ठीक था, अभी आपका ये कहाँ, अरे जी सर जी ये मेरा बच्चा ये M.Com है, लेकिन जब भी इसको अकाउंट की याद दिलाती है ना तो इसे चक्कर आने लगते हैं, कहाँ पे लगता है बुखार आ जाएगा इसे 10 मिनट के अंदर। तो मैं समझ गया कि इसे अकाउंट से इतना डर लगता है, इसके भूत रात में आते हैं अकाउंट के नाम से। क्यों? क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, डेबिट और क्रेडिट क्लियर है इसका, मास्टर ने रट्टे लगवा रखे हैं। तो भाई साहब अकाउंट्स किसी अच्छे मास्टर से पढ़ो जिसको नॉलेज हो। रट्टे तो लगा करके 12वीं क्लास के पढ़ करके 12वीं के बच्चों को पढ़ा देते हैं, क्या है उसे, किताबी तो पढ़ानी है टीएस गिरवाल की, फिर क्या है। तो सर जी उसने भी ऐसी पास कर दी, B.Com कर ली, M.Com कर ली, सब ऐसी रट्टे लगा लगा के बच्चा पास हो गया, यहां और वहां, यहां आएगा और वहां आएगा। एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। आजकल तो आगे पीछे से सब जुगाड़ हो जाती है, आपको पता ही है बच्चों, आपने भी तो सब यही किया है। हाँ, आपने भी तो सब ऐसे ही किया है। अब राजस्थान से पढ़ रहे हो तो राजस्थान से पढ़ रहे हो तो मेरे यहां और वहां छोड़ दो, सब कुछ समझना है। चलिए मैं कहां था, तो ध्यान से सुनिए बेटे बच्चों, कि स्टाफ को सैलरी देना भूल गए। अरे सैलरी देना भूल गए तो सैलरी कब यहां दी जाएगी, सैलरी यहां आएगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चा बड़ा कंफ्यूज, बुखार आ गया, सर जी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन क्या होता है। अरे भाई कुछ नहीं है, चार्ज का मतलब होता है चार्ज अगर प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो स्टाफ को सैलरी दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। अब क्या मैं स्टाफ से ये कह दूंगा भाई साहब स्टाफ प्रॉफिट नहीं हुआ सैलरी नहीं मिलेगी, स्टाफ क्या तुम्हारे काम करने आएगा क्या, मैं तुम्हारे यहां पर क्या एक्सरसाइज सिखाने आ रहा हूं। तो इसका मतलब है कि आपको स्टाफ को सैलरी दी जाएगी, देनी है। हिरास 1 लाख रुपए कब आए, हिरास देने से पहले। हिरास की एंट्री करना भूल गए तो क्या हिरास की एंट्री यहां आएगी। हिरास क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। हिरास क्या है, हिरास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यहां आएगा P&L अकाउंट में। डेबिशन कहां आएगी, यहां। कंप्यूटर लगा रखा है, लैपटॉप लगा रखा है, मशीन लगा रखी है, AC लगा रखा है, तो हिरास की एंट्री नहीं आएंगी, कहां आएंगी, यहां आएंगी। सही हम तो भूल गए तो अब यहां लिख लूं, नहीं यहीं लिखी जाएगी। हिरास की एंट्री करना भूल गए, अब क्या अकाउंटेंट ये कह रहा है कि सही छोड़ दो, आप भी भूल जाओ हम भी भूल जाएंगे। हाँ नहीं भाई साहब, आपको हिरास की एंट्री करनी पड़ेगी। कहां करनी पड़ेगी, यहां। अपना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। सपोज किया हिरास की एंट्री 10,000 रुपए की है, वो यहीं आएगी, तो प्रॉफिट तो 10,000 रुपए की एंट्री यहां आएगी, यहां आएगी, तो अब प्रॉफिट कितना रह जाएगा, 90,000 रुपए। तो अब ये प्रॉफिट 1 लाख नहीं आएगा, 90,000 आएगा। समझ में आ रही है। स्टाफ को सैलरी कहां आएगी, यहां आएगी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्जेज है, स्टाफ को सैलरी पूरी देनी होगी। स्टाफ को सैलरी कितनी देनी होगी, पूरी देनी होगी, फुल। ये नहीं कह सकते कि सर जी प्रॉफिट नहीं है, क्या करें, तो हानियां निकल के आ जाएगी। क्या दिक्कत है, स्टाफ को सैलरी दी जाएगी, स्टाफ से ये कह देंगे कि भाई साहब प्रॉफिट नहीं हो रहा है अब। लेकिन ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है,
अब 90,000 आ गए। अब सैलरी देनी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया था एक एग्रीमेंट बनता है। एग्रीमेंट दिखाओ, आपको एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। एग्रीमेंट में चेक कर लो क्या सैलरी की व्यवस्था है, अगर है तो यहां आएगा। किसको सैलरी दी जाएगी? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को सैलरी यहां आएगी। टू सैलरी किसको? ए को। किसको? ए को, बी को और सी को। कितनी? 24,000 रुपये, 12,000 रुपये पर मंथ, 12,000 रुपये पर मंथ, 2,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने की, 12 महीने कितनी हो गई? 24,000 रुपये। ऐसे यहां पर, ऐसे यहां पर 24, कितने आएंगे? 72,000 रुपये। कितने आएंगे? 70,000। अब 90 में से 12 लेस कर दो, कितने बचे? 18। कितने बचे? 18। 18,000 प्रॉफिट कौन बांटेगा? 18,000 रुपये का प्रॉफिट कौन बांटेगा? पार्टनर्स। कौन? ABC। अगर तीनों पार्टनर इक्वल पार्टनर्स हैं तो 18,000 रुपये को बांट लेंगे, इक्वली बांट लेंगे। समझ में आ रही है? चलिए, अब दिक्कत क्या आ रही है सर जी? अरे सैलरी सपोज किया, मान लो क्या ये प्रॉफिट 90 नहीं है, ये प्रॉफिट 90 नहीं है, ये 60 है। मतलब ये प्रॉफिट 60,000 रुपये यहां आया, ये प्रॉफिट कितना आया? 60। लेकिन एग्रीमेंट में क्या लिखा है? एग्रीमेंट में क्या लिखा है? पार्टनर्स को 2,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। कितने हो गए? 24 या 72? 24 या 72? क्या 72,000 दे दूं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेवर शो नेगेटिव बैलेंस। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेवर शो लॉसेस। मतलब कहने का मतलब है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी हानि नहीं दिखा सकते आप। ये नहीं है 72, 60, सर जी 12,000 रुपये का लॉस हो गया, सर जी 12,000 रुपये का लॉस हो गया। और मैंने अभी आपको क्या बताया था? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेवर शो लॉसेस। 72 डेबिट, 60 क्रेडिट, कितने आ गए? 72,000 रुपये। मतलब पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें कहां आएंगी? यहां। स्टाफ को मिलने वाली चीजें कहां आएंगी? यहां। पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें कहां आएंगी? यहां। सर जी पार्टनर्स को कौन कौन सी चीजें मिलेंगी? सर जी सैलरी मिलेगी। सर कैसे? एग्रीमेंट में देख लो, एग्रीमेंट चेक कर लो। एग्रीमेंट में सब लिखा होता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती हैं, सब लिखी होती हैं। कितनी ब्याज दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी, कमीशन दी जाएगा। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल चीजें लिखी जाती हैं। कहां लिखी जाती हैं? यहां पर। और फिर कहां पे लिखी जाती हैं? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट में क्या लिखी जाती हैं? टर्म्स एंड कंडीशन। जो पार्टनरशिप डीड बनती है, बताई थी मैंने आपको? भूल गए सर? भूल गए सर? तो बेटा भूल तो बहुत, और रिवीजन करो, डेली पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 घंटे बस पढ़ लिया छुट्टी। राजीव जैन तो 24 घंटे के बाद आ रहा है। राजीव कब आ रहे हैं? 24 घंटे के बाद। तो उसे रिवीजन भी तो करना है। तो बेटा कहने का मतलब यह हुआ कि इस टर्म्स एंड एग्रीमेंट कंडीशन में आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा, आपको तोते उड़ जाएंगे। अच्छा जी ये तो हमें बताई नहीं, 11वीं में बताई नहीं। अरे सारी बातें बता देगा, फिर मेरे पास कौन आएगा? तभी कहते हैं एक क्वालिफाइड टीचर से पढ़ो। तो आपका मैं आपका क्या बोलूं फिर आपको गुरुजी? तो यहां पर सर जी क्या क्या आता है? सर जी यहां 2 प्रकार की चीज आती है। कहां पर?
टर्म्स एंड कंडीशन में। सर जी क्या? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। जो अकाउंट्स में क्या आती हैं? तो सर जी फाइनेंस से संबंधित चीजों को छाट लो। मतलब पैसे से संबंधित ट्रांजेक्शन तुम्हारे काम के हैं, बाकी के आपके कुछ भी काम का बाकी का क्या है? नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो आपको छाटना पड़ेगा। हाँ जी, सैलरी पैसे संबंधित है। सर जी पार्टनर्स को ब्याज दी जाएगी, पैसे से संबंधित है। पार्टनर्स को कमीशन दी जाएगा, उसकी एंट्री यहां आएंगे। जो पार्टनर्स को दिया जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन पहले पढ़ लो, देख लो, चेक कर लो, देख लो क्या लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है, अगर किसी पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हो तो भाई यहां आएगा। क्यों? लिखा हुआ है, फाइनेंशियल है। सर जी यहां पे लिखा हुआ है, लोकेशन लिखी हुई है। लोकेशन मतलब दुकान कहां पर है? चांदनी चौक में। दुकान कहां पर है? पहाड़गंज में। दुकान कहां पर है? दरियागंज में। तो दुकान दरियागंज में, तो उसकी भी एंट्री होगी क्या? सर जी वो नॉन फाइनेंशियल है, वो नहीं आएगा। मैंने बताया था आपको क्या? कि फाइनेंस से संबंधित खर्चे आएंगे। फाइनेंस से संबंधित खर्चे आएंगे यहां। मतलब नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कोई लेखा नहीं होता है अकाउंट में। सर जी नॉन फाइनेंशियल का मतलब? नॉन फाइनेंशियल का मतलब लोकेशन। एक बार बताओ मुझे, एक बार बताओ। चलो आप अभी आप कहोगे, एक बार बताओ, आप बस में गए, बस में चढ़े और सीट पे बैठ गए, क्या उसकी एंट्री होगी? एंट्री किसकी होगी? जो आपने पैसे दिए, जो आपने पैसे दिए। किसको? जो पीछे बैठा होता है कंडक्टर। ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है, एक पीछे बैठा है कंडक्टर। तो बस में बैठने की एंट्री नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? ये नॉन फाइनेंशियल है। ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल है। सर जी किसकी एंट्री होगी? जो आपने टिकट दी, किसको? कंडक्टर को, उसकी एंट्री होगी। उसी को कहते हैं मनी से संबंधित, मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शंस। पार्टनर्स को ब्याज दी, लिखो। पार्टनर्स को सैलरी दी, लिखो। पार्टनर्स को कमीशन दिया, लिखो। छांट लो, क्योंकि एग्रीमेंट में 3 पार्टनर्स हैं, रंगा, बिल्ला, कबीला। रंगा, बिल्ला, कबीला, 3 पार्टनर्स हैं। तीनों साइन करते हैं। रंगा साइन करेगा, बिल्ला साइन करेगा, कबीला साइन करेगा। बस एग्रीमेंट देख लो, झगड़ा ही नहीं होगा। अभी बताया मैंने पौन घंटे पहले, किसी भी डिस्प्यूट से बचने के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है। समझ में आ रही है? तो अगर यहां लिखा हुआ है तो लिखो, सर जी पार्टनर को ब्याज देनी है, लिखो। पार्टनर को सैलरी देनी है, लिखो। तो पार्टनर से संबंधित खर्चे वो यहां आएंगे। फर्म में अकाउंटेंट काम कर रहा है, अकाउंटेंट को सैलरी यहां आएगा। सर जी विज्ञापन करा दिया, यहां आएगा, यहां आएगा। P&L अकाउंट में विज्ञापन करा दिया, एडमेंट करा दिया। सर जी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ब्रेड पकौड़े मंगा दिए, स्टाफ को पार्टी दे दी आज, यहां रखूंगा। अरे मैं तो मालिक हूं, मैं पार्टनर हूं, आई एम नॉट ए लेबर, मैं तो मालिक हूं। तो सर जी मालिक हो, पार्टनर हो, मेंबर हो फर्म के, कहां लिखा है? एग्रीमेंट में। सैलरी देनी है कितनी? 24 लिखा हुआ है। आपस में बैठ के सभी बैठ जाते हैं, डिसाइड करते हैं। सैलरी एक पार्टनर कह रहा है कि 5,000 रुपए,
महीने, तो 12 पंजे 60, एक पार्टनर को 60,000। तो कहता है कि नहीं ज़्यादा हो जाएगी 2,000। तो आपस में सहमति बना लो, आपस में क्या बना लो, सहमति बना लो। अब एक बात बताओ, मैंने आपसे क्या कहा, इस प्रॉफिट को इसे क्या बोलते हैं, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। मैं बोलता हूं किताबों में, क्या किताब वाले क्या बोलते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और राइटर क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। मतलब जो प्रॉफिट कमाया, 3 पार्टनर्स हैं, इस प्रॉफिट को बांटेंगे। कौन बांटेंगे, पार्टनर्स। कैसे बांट रहे हैं, सैलरी के रूप में। कितने, 72,000। बस 90, अगर यहां 90 में से 72 गए, बच्चे कितने, 18,000 कौन बांटेंगे, पार्टनर्स, रेशियो में। अब बात यहां आती है, अब बात कहां आती है, यहां आती है क्या, अगर प्रॉफिट 60 है तो यहां कितना है, 24। तो फिर क्या होगा सर, क्या होगा सर, क्या होगा, हानि आ गई है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेवर शो लॉसेस। मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी हानि नहीं आती, कभी हानि नहीं आती। समझ में आ रही है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, सर जी इतना इतना ले लो, आपस में क्या करेंगे। अब आप 60 है, 60 है, कितना है, 60 है, सपोज के 45 ही आया, 45 आया सर, 45 आया, ठीक है, या 60 ही आया, चलो 60 आया। तो अब ये नहीं मिलेगी, अब आपको ये नहीं मिलेगी, कितनी, ये नहीं मिलेगी। अब आप सैलरी कितनी मिलेगी, अब आप 20 ले लो, कितनी ले लो, 20 और 20। लॉस आया ही नहीं, क्या नहीं आएगा, लॉस। मतलब आप पार्टनर्स को जितना सैलरी उतनी दे सकते हैं जितना प्रॉफिट है। नहीं आई समय, एप्रोप्रिएशन में क्या होगा, बंटवारा किसका कर रहे हैं, प्रॉफिट का। अरे भाई मालिको आपने कितने कमाए, 60, कितने बांटोगे, 60। ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा बांटते, ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा मिलेगा, कम मेहनत कम मिलेगा। आपने कमाई 60 तो 60 ही मिलेंगे। बेशक एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, कि पार्टनर्स को 2-2 हजार रुपये मिलेंगे। तो एक पार्टनर्स को कितने हो गए एक साल में, 24,000 रुपये। 3 पार्टनर कितने हो गए, 72,000। लेकिन कमाया कितना, 60। तो सैलरी कितनी मिलेगी, 60, क्योंकि कमाई आपने 60, तो सैलरी कितनी मिलेगी, 60। सर जी यही एप्रोप्रिएशन है, यही इसी को बोलते हैं प्रॉफिट का बंटवारा। जितना कमाओ उतना ले जाओ, जितना कमाओ उतना ले जाओ। आपने कितना कमाया, 60, कितने मिलेंगे, 60। सही, अब क्या करें लोग, 20। समझ में आ रहा है। अगर सीख लो, हाँ ये नहीं गली वाले मास्टर ने लिखा दिया बेटा ये P&L अकाउंट है, डेबिट में जे आएगा, जे आइटम आएंगे, बस इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। बच्चा खुश, सर जी वहां पे पेपर में कुछ और आ गया, बच्चा कहेगा सर जी आपने तो बेटा बस गोल गोल मास्टर ने घुमा दिया, तूने ऐसा करा, तूने वैसा करा, गलती करा है, मैंने सब बताया था। मास्टर ने तो ये कहा था ये जहां आएगा और ये वहां आएगा, मास्टर ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। और अकाउंट में पूछ जाते कंसेप्ट, जितना मर्जी पढ़ ले, 36 किताबें लगा ले, 100 किताबें लगा ले अकाउंट की। जब सीए में पेपर आता ना बेटा, एक भी क्वेश्चन नहीं आता करा हुआ। जहान की स्टडी मटेरियल पढ़ ले सीए की, सारे सर्टिफिकेट लगा ले 50 साल के। सीए के मास्टर लाइन से बैठे लक्ष्मी नगर में, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता। पेपर में बिल्कुल अलग क्वेश्चन आता है। अगर तेरे कंसेप्ट क्लियर है तो तू कर आएगा,
अगर तूने जहां और वहां आएगा ऐसे पढ़ा है तो पेपर में तेरी कप कभी छूट जाएगी। क्या होगा, समझ में आ रही है? सीख। अगर यहां सपोज किया आपको नेट पर 60 दे रखा है और अब वो कह गए कि यार वो डेफिनेशन की एंट्री करना भूल गए। अरे डेफिनेशन की एंट्री करना भूल गए तो यहां करेगा क्या? तो पहले क्या करना पड़ेगा, 60 में से क्या करना, लेस करने पड़ेंगे 15,000 रुपये। काय के? हिरास के। हिरास कितनी है? 15। हिरास कितनी है? 15। तो हिरास अब कितनी है? 15। तो प्रॉफिट कितना आ गया? पहले क्या करना पड़ेगा, 90 में से लेस करने पड़ेंगे 15, तो कितना आएंगे? 60। तो पहले प्रॉफिट को ठीक करना पड़ेगा। पहले प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, सपोज किया प्रॉफिट कितना था? 15 आया हिरास। प्रॉफिट हमारा कितना था टोटल किया, इसमें से ये लेस किया, तो पहले हिरास लेस करेंगे तो ये कितना आ गया? 45,000। बिफोर डेबिट कितना आ रहा था? 60। तो 60 में से पहले 15 घटाएंगे तो भी जाएगा 45। तो ये 45,000 रुपये की पहले हम प्रॉफिट को ठीक करेंगे। आपको क्वेश्चन में 90,000 रुपये दे रखा है, वो आपको बेवकूफ बनाएगा। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको? 15,000 रुपये हिरास की लेस करने पड़ेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? यहां पर 45 आ गए, ठीक कर लिया। आओ डीड में क्या लिखा हुआ है? एग्रीमेंट पढ़ लो, एग्रीमेंट पढ़ लो, एग्रीमेंट पढ़ लो। देखा कि यहां पर कितना है सैलरी? रुक जा। तो अब आप क्या करना पड़ेगा? 45, लेकिन यहां बैठते कितने हैं? क्योंकि एग्रीमेंट में क्या लिखा? सैलरी 2,000 रुपये, 72,000 रुपये। तो अब हमें प्रॉफिट कितना बनता हमारा? 45। तो कितना प्रॉफिट देंगे? 45। क्यों? कि हमने कमाया ही उतना है, तो हम जितना कमाएंगे उतना ही बांटेंगे। बांटेंगे का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। जितना कमाओगे उतना घर ले जाओगे। कमाया 60 तो घर क्या 72 ले जाओगे? पड़ोसी देगा। कमाया 60, मेहनत 60 की, मेहनत करी 45 की, तो कितने ले जाओगे? 45। सर वो डीड में लिखा हुआ है। अरे डीड में तू जो मर्जी लिख ले, डीड में तू जो मर्जी लिख ले। तो अब 72,000 रुपये नहीं मिलेगा, अब कितना मिलेगा? 45। मतलब अब आपको 45,000 तक की लिमिट कर दी आपकी। मतलब 15 और 15, 45,000 रुपये टोटल हो गया बराबर। टोटल हो गया बराबर। ठीक है बच्चों, आपकी क्लास हम ओवर करते हैं। नमस्ते, टेक केयर। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए। डेली पढ़ना है और डेली होमवर्क करना है। जो मैं पढ़ा दूं, मैं आपको देखते हो, मैं पिछली क्लास का रिवीजन आपको बार बार करवाना हूं कि नया सब्जेक्ट है, ताकि आपको हार्ड ना लगे। न्यूमेरिकल शुरू हो चुके हैं। कल आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। आपको कंप्यूटर जो मैंने आपको जो लिखाया है, थ्योरी लिखाई है, उन सब की आपको थ्योरी मिलेगी। कंप्यूटर पीडीएफ मिल जाएगी आपको। अभी आपका दुकान अगर बंद है फोटोकॉपी की, तो आप अभी जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, कल मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 कराऊंगा, 2 कराऊंगा और 3 कराऊंगा। तो आप अभी उन न्यूमेरिकल्स को पीडीएफ में पहले ही लिख के रख लेना अपनी कॉपी के सामने। आपको मैं आज कल ही डाल दूंगा। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहला, दूसरा और तीसरा आप पहले लिख ले कॉपी पे, ठीक है? और फिर मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो मैं आपको मिल जाएंगे, कंप्यूटर नोट्स मिलेंगे आपको। सारी थ्योरी मैंने लिख दी है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, 1 नंबर में कैसे आएंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे दिए। समय समय पे और देता रहूंगा। एकदम सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपका पूरा चैप्टर पूरा हमेशा के लिए फिनिश हो जाएगा। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे बाहर आ जाए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी हो। सब कुछ नोट्स के बाहर एक सिंगल वर्ड भी, सिंगल अक्षर, अमाउंट भी वही होगी जो राइजन ने नोट्स में लिखी हुई है।
मैं बावले हो जाओगे पेपर देख करके, कर नहीं पाओगे। अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 17 है, अमाउंट भी वही आती है बेटा। हाँ बच्चे यही कहते हैं सर पेपर तो जी आपका ही था, आपने हमें बताया ही नहीं। अब मैं बताया क्या, अब तुझे करना पड़ेगा ना 17 क्वेश्चन, रिवीजन कर, जो लेक्चर में करा दूं उसे रिवाइज कर, कान में लीड लगा के सुन, मैच मत सुन, ठीक है। तो कल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पहले ही अपनी कॉपी पे रजिस्टर पे लिख लो, मेरे यहां पर आंसर मैं कराऊंगा, आंसर मैं कराऊंगा। तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल पहले ही अपने कॉपी पे लिख कर रख लेना, मैं कल 12 बजे डाल दूंगा, 1 बजे तक पड़ जाएगा, आप पहले लिख के रख देना, ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए, नमस्ते, चलिए।